गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और आज हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ेगा। आशीष बहेती और मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। सचिदानंद उत्तेकर और रुचित जैन अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट स्कैन में आज बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदर रमन राम मूर्ति से समझेंगे कि बीएसई का एफएनओ कारोबार कैसा चल रहा है। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन से करेंगे खास बातचीत और समझेंगे कि मार्केट में यहाँ से अभी कितना करेक्शन बाकी है। लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। इस समय करीब करीब 19,788 पर निफ्टी एग्जैक्टली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, बैंक निफ्टी 45,200 पर एग्जैक्ट अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। अब ये मेक और ब्रेक जोन मार्केट के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से स्लिप हुए तो नीचे के लेवल्स काफ़ी ओपन होते हैं, लेकिन अभी के लिए उस तरफ नहीं जाते हैं। मार्केट अभी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इन लेवल्स पर। आज मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स मेनली, टीसीएस खासतौर से, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंडट्री। इसमें आप जोड़ दीजिए आईसीआईसीआई बैंक को जो करीब 0.25% नीचे है। उसके अलावा आईटीसी और लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये भी स्टॉक्स हैं जो इस समय नीचे हैं। मार्केट को संभालने की अगर कोई स्टॉक कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको दिखाई देंगे कुछ पीएसयू बैंक्स, हालांकि वो भी ऑफ हाइज हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आरईसी, पीएफसी, इन दोनों स्टॉक्स में मजबूती। बंधन बैंक में थोड़ी सी तेजी है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक्स में आज थोड़ी सी तेजी आपको दिखाई देगी। वीरू, अनुज, यहाँ पे दो बातें पूछना चाहूँगा आपसे। अभी एक्सपायरी डे था और कल की क्लोज के मुताबिक 19,800 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड कर रही थी। तो एक तो एक्सपायरी डे में आपने सबसे बड़े पुट राइटर के जोन को तोड़ दिया। आप 20 डे पर भी नहीं स्थिर हो रहे हैं, तो क्या यहाँ से 60-70 पॉइंट और माइनस होने की गुंजाइश है अगर हम 20 डे के पे काफ़ी टाइम स्पेंड करें तो? नहीं, रिस्क तो है वीरू। मैं फिर कहूँगा और अब 10 o'clock होने वाले हैं करीब करीब। 19,775 का लो है, अभी खैर डे लो पर ही है तो उसका कोई मीनिंग है नहीं। अब अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो डे हाई का आपका स्टॉप हो जाएगा 19,848 का, और अगर डे हाई क्रॉस हो गया तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन मेरी जो फीलिंग आ रही है वो आज थोड़ी सी ट्रेंडिंग एक्सपायरी की तरफ आ रही है, क्योंकि मार्केट में वीकनेस बढ़ी है। देख लेते हैं एक बार, इस जोन को देख लेते हैं वीरू। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफेंड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने पिछले कल और आज में एक ग्रीन कैंडल्स दिखानी ही बंद कर दी, उससे थोड़ी सी कंसर्न तो है इस मार्केट को लेकर कि थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा जरूर है यहाँ पर। बिल्कुल। और हम डीलों पर ट्रेड करते हुए और कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी पेन में है इस वक्त। खैर, अभी काम करते हैं, पैनल आपकी स्क्रीन पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं ट्रेड्स को लेकर। और हमारे स्क्रीन पे इस वक्त 4 मेहमान हैं। सचिन मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और एक लिस्टिंग की तरफ भी बढ़ना है। मैं ईएमएस का आईपीओ, जो कि करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि ये इशू 75 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली इसकी लिस्टिंग कैसी हो रही है। मीनवाइल लार्ज कैप में भी पेन है आज, मिड कैप में भी धीरे पेन है, लेकिन निफ्टी आईटी ने अपने जो लॉसेस हैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। अब करीब 32,596 पे निफ्टी आईटी डे लो पर 350 अंकों का नुकसान। और इसीलिए सुबह हम बातचीत भी कर रहे थे कि आज का दिन निफ्टी आईटी के लिए बहुत गलत तरीके से अलाइंड है। इस बीच ईएमएस की लिस्टिंग हुई है 61 रुपये ऊपर 281 पे, यानी एक बहुत ही खराब दिन में भी ये लिस्टिंग आपको करीब करीब 25% के प्रीमियम पे नजर आ रही है। दैट्स गुड। एटलीस्ट आज एक चीज़ सुबह से बहुत अच्छी शानदार दिखाई दी, वो है ईएमएस की लिस्टिंग 275 पे। ट्रेड से बातचीत करते हैं, पैनल आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त। और मार्केट्स एट डे लो। सचिन मौजूद है हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस वक्त, और आशीष बहेती, मानस जायसवाल, रुचित जैन। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। क्लियरली जिस तरीके से दबाव यहाँ पर नजर आ रहा है निफ्टी पे, तो यहाँ पर एक शॉर्ट प्रेफरेंस ही होना चाहिए। जहां तक निफ्टी के ट्रेंड का सवाल है, वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्दर बिल्टअप्स ऑन द शॉर्ट साइड नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक 19,840 के ऊपर जब तक ये स्विंग एस्टैब्लिश नहीं होता ड्यूरिंग द डे, आई थिंक तब तक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर रहना ही चाहिए। ये मैं फ्यूचर्स के लेवल यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 19,740 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर नजर आने चाहिए ड्यूरिंग द डे।
एंड निफ्टी बैंक का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर काफी प्रयास हो रहा है 45,200 के सपोर्ट को डिफेंड होने का। बट जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में प्रेशर है, ऑन द कॉन्ट्ररी एचडीएफसी बैंक में अच्छा सपोर्ट मिला है, तो मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट क्लियरली एक अगर हम ट्रेंड एंड ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ शॉर्ट पोजीशंस जरूर डिप्लॉय की जा सकती है 18,840 19,840 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रख सकते हैं। ऑन द शॉर्ट साइड सिप्ला मेरे रेडार में रहा है। कल हमने डॉक्टर रेड्डी के बारे में बात की थी। सिप्ला में एक नेगेटिव क्रॉसओवर है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस का, एंड प्लस जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था लगभग अराउंड 1230 1235 का, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने तोड़ दिया है। तो 1242 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी सिप्ला में 1180 के टारगेट के लिए। एंड ऑन द लॉन्ग साइड कहीं जाकर मेटल्स में अगर निफ्टी मेटल का चार्ट देखे तो वहां पर एक काफी लंबे समय से अपवर्ड्स राइजिंग चैनल यहाँ पर डिस्प्ले हुआ था। उस चैनल के सपोर्ट पे अच्छे स्विंग्स नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट काफी सारे काउंटर है जहां पर शॉर्ट कवरिंग का डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, एंड उसमें से नजर जा रही है हिंडाल्को पे। तो थोड़े से अगर डिक्लाइंस होते हैं तो हिंडाल्को में खरीदारी की जा सकती है। 483 से लेके 482 एक अच्छा आइडियल जोन होगा जहां पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 477 पे आपको प्लेस करना है, एंड लगभग 1 से 2 दिनों में अगर ये पुल बैक मैच्योर हो जाता है तो लगभग 496 के आसपास का स्विंग एक बार नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट इक्वेशन होगा। सेल करना है आपको फार्मा में सिप्ला, एंड बाय करना है मेटल्स में से हिंडाल्को। ओके, सिप्ला और हिंडाल्को ये दो इस समय ट्रेड्स, और हिंडाल्को पर बाय है और सिप्ला पर सेल है इस समय। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी? जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल मेरी दोनों ही ट्रेड्स खरीदारी साइड है नो, द मार्केट से करेक्टिव फेज में है, बट नो पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी हाई लेवल से हमने 20,200 से 19,770 तक आया है, और ये 19,700 से 770 का जो रेंज है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। सो मैं एक बाउंस बैक वापस से मार्केट्स में आज लेटर हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोल इंडिया मेरी पहली पिक रहेगी जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सो यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। 275 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी करें 294 तक के टारगेट्स के लिए। और मेरी दूसरी पिक पेट्रोनेट में रहेगी जहां पे भी रिसेंट जो ब्रेकआउट आया था उसको स्टॉक ने रीटेस्ट किया है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से बाइंग करने में काफी फेवरेबल है। तो डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रहा है। 233 के स्टॉप लॉस से पेट्रोनेट में खरीदारी करें 248 के टारगेट्स के लिए। आपके दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पर रुचित, और चलते हैं अब आशीष बहती जी के पास। आशीष, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो विप्रो में सेल कॉल रहेगा। स्टॉक में आज प्रेशर देखने मिल रहा है, पूरा आईटी पैक ही प्रेशर में है, और इसने अपना 20 डेमा तोड़ता हुआ देखने मिला है। मुझे लग रहा है अभी यहाँ से प्रेशर माउंट होता हुआ देखने मिलेगा इसमें। तो सेलिंग की सलाह है विप्रो में। 430 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और फॉर 416 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। सेकंड ट्रेड जो रहेगा वो मेरा रिपीट ही रहेगा, एचडीएफसी एएमसी। में लगता है कि इन लेवल्स पे अभी भी एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी का जोन बना हुआ है, तो 2280 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर टारगेट। अब जो टारगेट हमें दिख रहा है वो 2790 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन करने की सलाह है। ओके, चलिए ये समय एचडीएफसी, एएमसी और विप्रो। मानस, आपके पिक्स क्या होंगे? अनुज जी, देखिए दो बाय कॉल है। पहला बंधन बैंक पे खरीदारी करनी है क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 248 के स्टॉप लॉस से 260 रुपए 260 के टारगेट के लिए आप बंधन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। पीएफसी लगातार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो दूसरा स्टॉक पीएफसी है जहां पर 229 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 244 के टारगेट से कर सकते हैं। ओके, चलिए ये इस समय की ट्रेड्स। अब एक काम करते हैं, एक कॉर्पोरेट की बात करते हैं। देश के सबसे पुराने एक्सचेंज, एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज इनफैक्ट बीएसई की एफएनओ सेगमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है। लॉन्च के महज 16 हफ्ते में इक्विटी ऑप्शंस में 5% का मार्केट शेयर बीएसई ने गार्नर किया है। एफएनओ सेगमेंट की ग्रोथ और आगे के आउटलुक पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति जुड़ गए हैं। सुंदर जी, गुड मॉर्निंग। सुंदर जी पहले एनएससी में थे, और एनएससी में प्रोडक्ट्स डिवीजन में जब ये थे तब मैं इनसे बात किया करता था। उस चीज़ को 15-16 साल हो गए हैं। लेकिन पहले तो आपको मुबारक, बीएससी का सीईओ बनने के बाद मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है एटलीस्ट चैनल पर। कहाँ तक मार्केट शेयर जाने का टारगेट रख रहे हैं आप ये सेंसेक्स ऑप्शंस में?
जो आपने अभी स्टार्ट किए हैं? अनुज जी, सर्वप्रथम CNBC आवाज़ की दर्शकों को और आपको ये अवसर प्रदान के लिए सादर प्रणाम और धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, मई 16 तारीख 2023 में हम लोग सेंसेक्स 30 ऑप्शंस रीलॉन्च किया था। जिस दिन लॉन्च किए थे हमारे पास 8 ब्रोकर पूरी तैयारी में थे और 28 ब्रोकर्स उसमें ट्रेड करने की काबिल में थे। 50 करोड़ का नोशनल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 16 हफ्ते में। जैसा आप कह रहे थे, हमारे जो उम्मीदें थे उसको बहुत पार करके ऊपर आके मार्केट का वॉल्यूम 100 लाख करोड़ हुआ था तकरीबन लास्ट 2 वीक्स में अगर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से मार्केट की बात मान के उनकी जो चाहत थी उसको पूरी करने का नतीजा लग रहा है। जैसा हम कहते आए हैं, हमारा ये उद्देश्य है जिसके लिए हम BSE में ज्वाइन किए हैं। BSE को वाइब्रेंट बनाना और एक ऑल्टरनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट के लिए लाना और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स लाना, ताकि मार्केट में कंसंट्रेशन रिस्क जो कहते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए और मार्केट में ऑल्टरनेट वायबल वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म मिले। उस दिशा में जाते वक्त हम लोग ये सेंसेक्स 30 ऑप्शंस लाया है। इसीलिए हम इसका सक्सेस को इसका वॉल्यूम से तोल नहीं रहे हैं। अभी हमारा तोलने का मात्रा ये है कितने मेंबर इसमें शामिल हुए हैं, कितना गहरा ये हुआ है, हर तरीके का पार्टिसिपेंट्स इसमें आए हैं कि नहीं। वैसा देखा जाए तो अभी फ़िलहाल 300 ब्रोकर लोग इसमें शामिल हुए हैं। हमारा टारगेट है कम से कम 450 ब्रोकर्स इसमें शामिल होना चाहिए। अभी 5 करोड़ UCCs इसमें अपलोड हुआ है, लेकिन 3 लाख UCCs ट्रेड कर रहे हैं। हमारा उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें कम से कम 20 लाख इन्वेस्टर्स, 20 लाख UCCs रोज़ ट्रेड करते हो जाए। अभी कम से कम 25 FPAs इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम से कम 100 FPAs ट्रेड करना है। यही टारगेट रख के हम जा रहे हैं। ये जो अभी का समय है, इसमें हम इसका वॉल्यूम का और प्रीमियम का टारगेट रख के नहीं जा रहे हैं। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता था, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपके टॉप 7 ब्रोकर्स का है? क्या ये टॉप 7 ब्रोकर्स ही 90% वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ना रोज़ाना भी देखेंगे तो कम से कम तकरीबन 200 ब्रोकर्स ट्रेड करते हैं। एक्सपायरी डेज में तो अराउंड ऑलमोस्ट 300 ब्रोकर्स ट्रेड मैं वॉल्यूम शेयर की बात कर रहा हाँ, हूं। तो इसीलिए ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा 5 लोग 4 लोगों से पूरा वॉल्यूम भर गया, ऐसा नहीं है। ओके। और ज़ीरोधा ने आप में स्टेक लिया हुआ है, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है या अभी वो जो सुनने में आता है कि ज़ीरोधा ने स्टेक लिया है शायद BSE में, और ज़ीरोधा भी काफ़ी पुश कर रहा है BSE के वॉल्यूम्स को, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, वो तो ज़ीरोधा ही जाने, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि ज़ीरोधा हमारा एक्सचेंज में मेंबर है, वो मेंबर है। वो हमारा शेयर होल्डर है, हाँ, वो हमारा शेयर होल्डर है। ओके, ठीक है। एक जो चीज़ सुंदर जी अभी रिसेंटली हुई थी, वो आपने देखी भी होगी, वो जो एक ऑप्शन की ट्रेड हुई थी, उसमें स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हुआ था, उसकी बात हुई थी। तो NSE ने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बंद किया हुआ है और इंडेक्स ऑप्शंस में, और एक लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन वो भी किया है। इससे क्या अब BSE ने भी सोचा है उस ट्रेड के बाद कि इस पे थोड़े से, अब ऑब्वियसली चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो धीरे धीरे हम सब सीखते हैं, कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ होता है तो उससे सीखने को मिलता है। तो क्या वो जो ट्रेड हुई उस दिन, उसका आपने संज्ञान लिया, उस पर कुछ उसके बाद LPP या फिर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ना जाए, इस पर कोई डिसीजन लिया आपने? ये जो प्रश्न पूछ के हमें उत्तर देने के अवसर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर बहुत सारे चर्चे मार्केट में हुए हैं, शायद सब सही जगह पर भी नहीं हुआ है। पहले तो लोग सोच रहे थे कि ये फैट फिंगर है। फैट फिंगर तो नहीं था। हाँ, तो बाद में ये सोच रहे थे कि ये एल्गो मिसफायर हुआ है। बाद में ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो एक्सचेंज की तरफ से कुछ तकनीकी दुर्घटना होगा, नहीं तो ये ब्रोकर की तरफ से कुछ तकनीकी दुर्घटना है। इनमें से कोई भी ये नहीं था। ये जो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ऐसा है कि ये एक सुविधा दिया गया है रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर निवेशक को। अगर निवेशक ये सोचता है कि मार्केट एक प्राइस पॉइंट पे जाता है, उससे मार्केट एक डायरेक्शन में, एक दिशा में जाने की संभावना है, उसका जो एक्चुअल लॉस है या प्रोबेबल लॉस है या एक्चुअल प्रॉफिट है, उसको इकट्ठा करने के लिए वो ऑर्डर डाल के रखता है। वो डॉर्मेंट रहता है। जब वो प्राइस पॉइंट आता है, वो एक्टिवेट होता है। कौन सा प्राइस में एक्टिवेट होता है?
ये लिमिट प्राइस भी हो सकता है, मार्केट प्राइस भी हो सकता है। कोई भी मार्केट ऑर्डर का क्या फॉल बैक है? अगर कोई मार्केट ऑर्डर डालते हैं, अगर आप मार्केट ऑर्डर बड़ी मात्रा में डाल रहे हैं, वो पूरा ऑपोजिट साइड को खाने की संभावना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीएसई ने बहुत सालों से मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन का सुविधा दे रखा है। अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि मेरे को ये प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मेरे को जो भी प्राइस उसमें मेरा जो भी ऑर्डर है वो मैच होना ही होना है, वो क्या करता है, वो प्राइस प्रोटेक्शन को 0% कर देता है। तो मतलब क्या है, वो ये साफ जारी करता है सबके सामने, जो भी प्राइस है सामने का ऑर्डर पूरा खा भी जाए, मेरे को चाहिए वो कर ले। वो बात एक सेकंड, मैं आपको पूरा जवाब वो मैं बात आपकी समझ गया, वो बात मैं आपकी समझ गया, और वो बात बिल्कुल सही भी है। ये रिस्क जो है ये ट्रेडर का ही रिस्क है एट द एंड ऑफ द डे, और अगर वो ट्रेडर वो रिस्क ले रहा है, ये बात मैं समझ गया आपकी। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं वो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये नया प्रोडक्ट है, और आपकी जो लिक्विडिटी है सेंसेक्स ऑप्शंस में, वो नियत या तो एट द मनी में होती है या 100-200 पॉइंट ऊपर वाले में होती है। ये जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 500 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन था, इस केस में वो जो एक ट्रेडर था, अब उसको पता नहीं था कि लिक्विडिटी इतनी होगी या नहीं होगी, या जो भी रीज़न रहा होगा, तो उसमें क्या ज़रूरत है कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को डिसेबल करने के लिए, जब तक कि इतनी लिक्विडिटी आ जाए। देखिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हो, अगर प्राइस 4 रुपए पे चल रहा है, तो वो इतनी लिक्विडिटी अगर उसमें नहीं है कि स्टॉप लॉस मार्केट भी लगाया, तो भी वो ऑप्शन 8 या 10 रुपए तक खप जाए तो समझ में आता है। वो 200 रुपए तक पहुंच जाए क्योंकि उसमें बिल्कुल लिक्विडिटी है ही नहीं, और सामने कोई ऑब्वियसली उस चीज़ का फायदा उठाने के लिए बैठा है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग है, हर किसी को ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एज एन एक्सचेंज कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, जैसे कि निफ्टी के ऑप्शंस में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, जब तक वो आ जाता है, तब तक क्या ज़रूरत है कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को डिसेबल किया जाए? ये मेरा सवाल था। ये आपका ऊंची विचार है, मैं मानता हूँ। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम दे भी रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा इसमें हमारा विचार किस दिशा पे जा रहा है हम आपको बताते हैं। आप बोल रहे थे कि एनएससी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को मना किया था। हाँ जी, सितंबर 21 में उसको स्टॉप किया था। तभी मेरे ख्याल से एनएससी के पास लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन का फैसिलिटी था नहीं। लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन 22 में आया था, मेरे ख्याल से अक्टूबर 22 को आया था। तो उसके बाद वो फिर से वो इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हमारे पास तो पहले से मार्केट ऑर्डर था और उसमें प्राइस प्रोटेक्शन था, वो चलते आ रहा है। तो अगर 2-3 चीज़ इसमें देखना है। जो भी घटना घटित होती है, एरर ट्रेड, उसमें मार्केट के लिए नुकसान होता है। आखिर देखा जाए तो किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, वो सही नहीं है, मार्केट का नुकसान है। तो एरर ट्रेड होना नहीं चाहिए। अगर होता ही है, वो परिहार्य है, उसका कुछ टालने की वजह ढूंढना पड़ेगा, कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, वो सही बात है। तो इसके ऊपर भी विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ये सितंबर 21 में ये निकालने के बाद ऐसा कुछ भी घटना घटित नहीं हुई क्या मार्केट में? बीएसई के लिए ये पहला घटना है, बिल्कुल, मार्केट के लिए ये पहला घटना नहीं है। नहीं हुई है। जैसा मैं मार्केट में देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर में कल देख रहा हुआ था, बैंक निफ्टी में भी हुआ था। नहीं है सर, अगस्त 23 में 2023। एक सेकंड, एनएससी की बात, मैं यहाँ पे एक सेकंड, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एनएससी के बिहाफ पे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। एनएससी में भी हुई है, और मैं तो जो हुई थी, हमने उस दिन चर्चा की थी कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन में हो कैसे गया वो ट्रेड। अगर आपका लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन था, उसके बावजूद वो ट्रेड हो कैसे गई। तो ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ हुई हैं, और मैं तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि अभी तो नई शुरुआत है, वो तो मैं वही दिशा में आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम लोग क्या सोच रहे थे, इसका वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करें ना, तो उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो रूट कॉज स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होती है, मान लीजिए, तो उसको निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो निकालने के बाद ये नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं है, लग रहा है। इतना बोलने के लिए ये मैं बताया। ठीक है। हर साल 2-3 इंस्टेंसेस मार्केट में होते आ रहा है, बीएसई में पहली बार ये हुआ है। तो हम क्या सोच रहे थे, तो थोड़ा अगर लाइटर वेन में बोला जाए तो सर होगा तो सर दर्द होता है। सर दर्द होता है मतलब सर को काटना नहीं है, मलहम और गोली लाना है। तो ट्रेड होगा तो एरर ट्रेड होता है।
आज शायद स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की वजह से हुआ है, कल और किसी चीज़ के लिए हुआ है। जैसा हम हमेशा करते आए हैं, इसके बारे में हम 10-15 ब्रोकर से भी बात की। एक आध सजेशन आया है, वो स्टॉप लॉस मार्केट हो, कोई भी वजह हो, उसकी वजह से अगर कोई एरर ट्रेड होता है, उसको कैसा एड्रेस किया जाए। इस घटने से किसी को भी नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट, नॉर्मल से लोअर लॉसेस नहीं होना चाहिए। है ना, मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो है ही, लेकिन ये नॉर्मल से ऊपर 15 पैसा का ऑप्शन मैं देख रहा था 1 ही साल पहले 2030 में ट्रेड हुआ है, एरर ट्रेड करके, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सचेंज हो, ये एक्सचेंज की बात नहीं है, मार्केट की बात है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका अपनाए, तो एक आध सजेशंस मार्केट से आया है। भले उसका नतीजा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की बंद करना है, और कुछ भी तरीका अपनाना है वो भी सही हो, या और कुछ तरीका अपनाना है, क्योंकि ना एरर ट्रेड इससे नहीं, बहुत सारी चीज़ों से भी होता है। सबको हटाना है, किसी को भी कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं, वो सजेशंस आया है, हम भी उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जो भी अप्रूवल वगैरह लेना है वो हम कोशिश करेंगे, वो लागू भी करेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए हम है, मार्केट ही हमारा अन्नदाता है। अगर मार्केट को नुकसान होते जाए तो हम कभी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलिए ये इस पर एक बहुत शानदार डिस्कशन हो गई। बैंकेक्स के फ्यूचर्स और बैंकेक्स के ऑप्शंस ने टेक ऑफ नहीं किया, सेंसेक्स में अच्छी लिक्विडिटी है, बैंकेक्स में क्यों नहीं हुआ, और अब आप उसकी डेट चेंज कर रहे हैं, उससे आपको लग रहा है कि होगा वॉल्यूम? सर, हम जब इंट्रोड्यूस किए थे तभी मेंबर लोगों ने हम लोगों को बोल रहा था, आप एक इंडेक्स चुन लो अभी के लिए, जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे, पहले उसको डेवलप करो, वो पूरा इकोसिस्टम को लाओ, फ्रंट एंड प्रोवाइडर्स को ले आओ, HFTs को ले आओ, FPAs को ले आओ, रिटेलर्स को ले आओ। उसके बाद ना दूसरे के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। अब लाने के लिए दोनों लाओ आप, तो यही हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट से एडवाइस था। उसकी हिसाब से हम दोनों लाए थे ध्यान, लेकिन सेंसेक्स के ऊपर ही दे रहे थे। अभी भारी आ गई है, थोड़ा सा इसमें ना अगले महीने से आप शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी ना हम 120 मेंबर से हम खुद बात की थी। उसमें से 70 लोग बोल रहे थे कि आपको मंडे में करना है, 30 लोग बोल रहे थे कि आप कौन सा भी दिन करो, आप बोलेंगे तो हम ट्रेड करेंगे। वो तो ना घर का ना घाट का है, तो उसको अलग रख दिया हमने। 20 लोग हमें बोल रहे थे आप थर्सडे को लाओ, क्योंकि थर्सडे में बैंक निफ्टी था, उसके जगह पर अगर आप बैंक एक्स लाएंगे तो हमारा स्ट्रैटेजीज चलेगा। लेकिन अगर देखेंगे 70 लोग बोलते हैं सोमवार, 20 लोग बोलते हैं गुरुवार, तो मेरे को तो सोमवार के साथ जाना पड़ता है, तो इसीलिए उसको शिफ्ट किया है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको सुंदर जी। मैं थोड़ी और एक डिटेल डिस्कशन के साथ आपके साथ एक और बार करूंगा, अभी थोड़ा सा हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आज आप हमारे साथ आए, आपने सारे सवालों के जवाब दिए और आपने इतनी शानदार हिंदी बोली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये भारत की राजभाषा है, बोलना हमारा धर्म है, हम धर्म निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये अवसर प्रदान के लिए आपको फिर से हम धन्यवाद कहते हैं। सबकी सोच यही हो जाए तो बहुत शानदार रहे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। चलिए एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अनु जैन हमारे साथ जुड़ेंगी, वो वेट कर रही है 2 मिनट में। वेलकम बैक बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ गई हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा आपके पास मैं लेट आ रहा हूँ, क्योंकि वो BSE के CEO के साथ जो हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा उस फ्लो में चला गया था, तो पहले तो अपॉलॉजी। कोई बात नहीं अनुज, मैंने भी खुद आपके साथ वो एंजॉय किया है। इनफैक्ट उनकी हिंदी सुन के मैं बहुत इम्प्रेस थी, और मैं सोच ही रही थी मैं कुछ कहूंगी, आपने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया। आई थिंक उनकी हिंदी सुन के तो मुझे एक तरीके से शर्मिंदगी हुई कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं घर पे, लेकिन हमारी उतनी साफ नहीं है जितनी उनकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत साफ भाषा में उन्होंने बात की और बहुत अच्छा लगा मुझे वो इंटरव्यू। चलिए अब अनु, मार्केट की बात करते हैं। ये अभी जो रिसेंटली मार्केट में चल रहा है, ये क्या एक ट्रेंड रिवर्सल है या फिर एक पॉज है? आपके हिसाब से क्या है? अनुज, उसको बहुत तरीकों से देख सकते हैं, बिकॉज बहुत सी चीजें पिछले 1.5-2 हफ्ते में हुई हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो वो जो HDFC में हमने परसों और तरसों देखा है,
अगर ये कोई और बैंक होता जिसने आके ये दिया होता ना, तो 4% डाउन नहीं, सीधे 10-15% डाउन होता। मैंने बहुत डिस्कशंस ट्विटर पे सुने कि अगर ये HDFC बैंक नहीं होता तो लोग इसको डाउनग्रेड कर देते, बट ये एक तरीके से हमारा दाल चावल रोटी है। मैं किसी से बात करी थी, मैं उनकी टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ कि पता है कि ये कंपनी क्लीन है, 2 क्वार्टर आगे रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गए, बट हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी घपला है या कुछ है। तो एक झटका उसकी वजह से कल जो हमको लगा, एक जो बेसिकली सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है, उसमें अगर आप वॉल इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर में वॉल्स हाई होते हैं, और अभी तक हमारे जो वॉल्स चल रहे थे वो बहुत ही लो थे। तो वी वर एक्सपेक्टिंग वॉल्स टू गो अप। किसी को कोई कारण नहीं पता होता है कि ये क्यों होगा, बट कारण अपने आप बन जाते हैं। जो कल फेड की पॉलिसी आई है, उसके बाद अभी और फेड की पॉलिसीज आने बाकी हैं, तो वो एक और कारण है। जहां तक कि मैं अगर टेक्निकली देखूं तो जो इंडेक्स का एक टारगेट था वो 20,200 था, आप लगभग उस पे पहुंच गए थे। आप 19,100 से लगभग 20,200 पहुंचेंगे, उसके बाद एक कंसोलिडेशन लाजमी है कि आप थोड़ा बहुत करेक्ट करेंगे। तो जो पहला करेक्शन पॉइंट है वो लगभग वही है कि आपका करीब 19,720 के आसपास। आप आज HDFC बैंक को देख रहे हैं कि एक सपोर्ट आ गया, जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं, वो एकदम फ्लैटिश हो गया, जबकि 1.6% नीचे खुला था। तो अगर आज के दिन बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेता है, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 44,800 के आसपास है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है और एक दिन काट लेता है, तो मेरे ख्याल से ये एक कंसोलिडेशन फेज होगा, जिसमें आप शायद 10 दिन, जब तक कि वो 1 तारीख को सब अपने नंबर्स नहीं देते, खास करके फाइनेंशियल्स, आप यहीं पे टिके रहेंगे। लेकिन अगर ये तोड़ता है तो फिर आप एक खिड़की खोल देते हैं या दरवाजा खोल देते हैं, जिसमें निफ्टी लगभग 19,480 तक, और बैंक निफ्टी और 1,000-1,500 पॉइंट, मतलब 2 से 3% और जा सकता है नीचे। बट ओवरऑल ट्रेंड मेरे ख्याल से कंटिन्यूस है। मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड, जो 1 महीना दूर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे, जो जितना हम बैंकिंग के ऊपर डर रहे हैं, वो लगभग इन द प्राइस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप वापस 20,500, 20,600 तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक मार्केट का रेगुलर मूव है, इससे ज्यादा मैं रीड नहीं करूंगी। हाँ, ट्रेडर्स के लिए काफी बड़ा झटका था, तो उसमें आपने कल काफी चेंजेस देखे, HDFC डाउन, एक्सिस अप, वो सब एक ट्रेडिंग मूव होता है। इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक कोई खास फर्क इन टर्म्स ऑफ आइदर वांटिंग टू एग्जिट या और कुछ ऐसा कुछ मेरे को कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए, ये जो आपने बात की ना, कल मैं उस पर आ रहा था। एक शिफ्ट हमने देखा है PSU बैंकों में, और ये हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। PSU बैंक निफ्टी, आई थिंक लास्ट नहीं, उससे पहली जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, तब हमने वो ETF डिस्कस भी किया था, और उसमें आपने काफ़ी पॉजिटिव व्यू भी दिया था। बड़ा मूव आया वहाँ पर। ये मूव एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हमने देखा यहाँ पर, क्या यहाँ से कंटिन्यू करेगा, या फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा है एक्सेसेस हो रहे हैं? देखिए, आप इंडिविजुअली कुछ बैंक्स को, PSU बैंक्स को देखें तो मुझे वो एक्सपेंसिव लग रहे हैं। जहां तक कि SBI है, वो अभी भी रेलेवेंटली नॉन एक्सपेंसिव है। जो पिछला एक हफ्ते का मूव है, जिसमें हमने 7-8% का मूव एक साथ देखा था, वो एक जो मैंने मार्केट में सुना कि बॉन्ड्स अगर ग्लोबली लिस्ट हो जाते हैं, इनको लिक्विडिटी का एक सर्ज मिलेगा, जिसके कारण एक री रेटिंग हो सकती है। तो एक 5 से 10% और पॉसिबल है, बट हमने ये चीज, हमने बैंक 20 क्लाइंट्स को अगर 42 और 48 के बीच में दिलाए थे, 60 के आसपास, 62-63 के आसपास, आई थिंक हम प्रॉफिट बुक करेंगे वहां पे, बिकॉज वहां पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट निकल जाता है। वैसे भी जैसे हम हर कोई डिस्कस कर रहा है कि एक मिड कैप स्मॉल कैप में एक कंफर्ट निकल चुका है। डिस्कंफर्ट कितना है वो अपनी अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर है, बट मेरे ख्याल से 60 से 63 के बीच में काफी कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहां पे करेंगे। हाँ, एटलीस्ट हम तो करेंगे। ओके, चलिए, ये बात होगी बैंकों की। एक सेक्टर जहां पर बड़े मूव्स रहे हैं वो है मेटल्स। ऑब्वियसली अब ये चाइना से काफ़ी लिंक है इसका, क्योंकि लेकिन आप ग्लोबल मैक्रोस भी काफ़ी अच्छे से स्टडी करती हैं। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए, आपने एक मूव देखा कि वो, चाहे वो हिंडाल्को था, टाटा स्टील है, एक मूव आ चुका है।
अब इससे सेकेंड मूव खास करके जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स मूव कर रहा है, मुझे यहाँ पे कंफर्ट नहीं है कि चाहे इन्वेस्टमेंट कॉल लूं या ट्रेडिंग कॉल लूं। यहाँ पे मैं शायद और वेट करूंगी, बट हाँ, ओवरऑल हमारा व्यू भी बॉटमिंग आउट पे हो गया है कि ये सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है। तो हिंडाल्को अगर ट्रेडिंग के अलावा किसी को 1 साल के व्यू पे देखना है तो आई थिंक ये ढंग का दाम है। ये 460 470 के आसपास आप 1 साल के लिए रखेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। बट एज अ ट्रेडिंग कॉल इन द शॉर्ट टर्म, जैसे कि मैंने कहा, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है एंड सितंबर अक्टूबर में बढ़ी रहेगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेडिंग पोजीशन मैनेज करना। बट हाँ, 1 साल के व्यू से आपको डेफिनेटली पैसा बनेगा यहाँ से। ओके, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब अनु? तो आईटी के ऊपर अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल फेड ने डिसीजन लिया है, एक और हाइक आएगा, हॉकिश व्यू था, वो हॉकिश व्यू इज नॉट टू ग्रेट बिकॉज वो डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट करता है, वो आईटी कंपनीज को भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। रिजल्ट्स आने को है, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ी बेटर हो गई है कि रिजल्ट्स उतने खराब नहीं होंगे जैसे कि हमने डील विंस देखी है पिछले 1 महीने में। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रल, not so negative on IT as I was earlier, but we are still underweight IT, तो वेटेज बढ़ाने के लिए कुछ और टाइम जाएगा। मिड कैप आईटी, जैसे कि पूरा मिड कैप आईटी है, ओवर वैल्यूड है। वैल्यू अगर देखने जाए तो शायद लार्ज कैप आईटी में है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लेने की संभावना है तो वो लार्ज कैप आईटी में ही है। मिड कैप आईटी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट कोई इस दाम पे लेना थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, सो एज टू से। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वंस अगेन अपॉलॉजीज, आज थोड़ी कॉन्वर्सेशन हमारी लिमिटेड रही, थोड़ा टाइम कम था इसके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब मार्केट में थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी आने की जो कोशिश हुई थी रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की वजह से, वो सक्सीड हो नहीं पा रही है क्योंकि बाकी के सेक्टर्स काफ़ी वीक हैं, खासतौर से आईटी। और अब निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इस समय। इस शो को यहीं समेटेंगे और नीरज जी जुड़ गए हैं अब ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, ओवर टू यू। खराब मार्केट, खराब मार्केट 19,760 क्या लेवल ध्यान में रखना है? लेवल एक्चुअली निकल चुका है अब। 19,782 का वो लेवल था, अब वो निकल चुका है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से अब अगर कोई लेवल वॉच आउट करना है तो वो अपसाइड पे 19,848 है। अब वो आपका स्टॉप लॉस है, डे ट्रेडर अगर आप हैं तो शॉर्ट ट्रेड के लिए। अब मार्केट में सेल ऑन रैली की अप्रोच है, सेल ऑन रैली की अप्रोच है 19,848 का एक स्टॉप के साथ, लेकिन आज लग रहा है कि थोड़ी सी एक्सपायरी खराब होने के चांसेस हैं। तो दिन के दौरान नज़र रखी जाएगी। सेल ऑन रैली का मार्केट लग रहा है इस समय, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अहम लेवल्स टूट गए हैं। 19,760-55 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी 45,112। एडवांस डिक्लाइन बिल्कुल बराबर 1-on-1 पे खड़ा हुआ है। देखते हैं कैसे पैन आउट होता है दिन। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।